हेलो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइन्स क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस सेशन में इस सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि 69 बीपीएससी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और बिहार दरोगा जैसे एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर जहाँ तक बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन अगर हम लोग पिछले सालों का देखेंगे तो बीपीएससी में भी या सीजीएल में भी या बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। ठीक है, तो जिस तरह से यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन हमारे बीपीएससी या सीजीएल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीप वाला भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज इकोनॉमिक का पार्ट हमारा 1 है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी का 5-5 पार्ट कर चुका है। ठीक है, तो आज चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देश के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचांक संख्या का उपयोग किया जाता है? फॉर मेजरिंग द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री, विच अमंग द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड? हमारे ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर, सिक्योरिटी प्राइस इंडेक्स नंबर या होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। हमारा हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि देश के जो मूल्य स्तर है उसको अगर उसको मेजर करने के लिए, उसके मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए कौन सा सूचांक यूज होता है? तो इसका आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, जो कि सीपीआई है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर सीपीआई की बात करें तो ये हमारा, अगर समझना है इसको तो समझ लीजिए कि अगर 2000 अभी 2023 चल रहा है और पिछले साल 2022, 2023 में कोई भी एक महीना लेते हैं, जैसे कि मई महीना लेते हैं, और 2022 का भी पिछला साल का महीना मई ही लेते हैं, और इसमें सपोज करते हैं कि एक कमोडिटी का, एक सामान का दाम होता है, कितना होता है? 50 रुपया। ठीक है, और यही सामान का दाम जो पिछला साल इसी महीना में कितना था? 40 रुपया। ठीक है, तो यही जो कंपेरिजन होता है, ठीक है, ये 40 और ये 50, तो कितना ज़्यादा है? +10 है। ठीक है, तो यही जो कंपेरिजन होता है किसी एक मंथ का पिछले साल से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सीपीआई, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचांक संख्या। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या नापते हैं? प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री, जो चेंजेस होते हैं उसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीपीआई। अगर एसपीआई की बात करें, सिक्योरिटी प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो एक सुरक्षा बाजार सूचांक है, जिसमें बाजार खंडों और संपत्ति वर्गों जैसे विभिन्न लक्षित बाजारों के मूल्य को ये नापता है। अगर फिर डब्ल्यू की बात करें, ठीक है, तो समझ लीजिए कि डब्ल्यू और सी ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके रिटेल के, जो आप जो खरीदते हैं सामान, उस बेसिस पे नापते हैं, और डब्ल्यू जो होता है वो प्रोड्यूसर के बेस पे नापा जाता है। मतलब कि इसको उत्पादक उत्पादक स्तर पे इसको नापा जाता है। ठीक, तो डिफरेंस अगर पूछा जाए कि डब्ल्यू और सी में क्या है, तो यही है, एक रिटेल में नापा जाता है, मतलब कि उपभोक्ता के स्तर पे, उपभोक्ता के अक्सर स्तर पे, और डब्ल्यू हमारा प्रोड्यूसर के स्तर पे, मतलब कि उत्पादक स्तर पे। ठीक है, अगर प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर की बात करें तो उत्पादन सूचांक एक क्या है? एक व्यापार चक्र संकेतक है, जिसका उद्देश्य किसी संदर्भ में उद्योग और निर्माण की कारक लागत पर जोड़े गए मूल्य में परिवर्तन को नापना होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचांक संख्या। ठीक है, हम लोगों ने सीपीआई क्या होता है ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, हमारा ऑप्शन है डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स या नेशनल इनकम डिफ्लेशन। तो हम लोगों ने डब्ल्यूपीआई पढ़ा, सीपीआई पढ़ा, प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर पढ़ा, क्या क्या होता है पीछे के क्वेश्चन में। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो किस पे नापा जाता है? हम लोगों ने पढ़ा सीपीआई पर। ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचांक पे। और क्या होता है हम लोगों ने भी पढ़ा कि कैसे मापा जाता है, पिछले साल का और अभी वाला साल का और सेम मंथ का, उसी में कंपैरिजन जो होता है, जितना चढ़ाव या माइनस होता है, वही होता है हमारा सीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ युग्मित होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। हमारे हिंदी में भी अपस्फीति, मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन या हाइपर
मुद्रास्फीति, ठीक है। स्टैगफ्लेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं एक बार, मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि ये एक ऐसा सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ यूजुअली होता है, तो हम लोग जैसे जानते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन मतलब अपस्फीति, मतलब कि महंगाई कम हो रही है, ऐसा सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होता है, जब प्राइस हमारा किसी महंगाई बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित मंदी उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे महंगाई तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो हो रहा है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, मतलब कि दोनों ही टॉप पे रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन भी टॉप पे और बेरोजगारी भी टॉप पे, उच्च रहता है, ठीक है, उच्च। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या हो गया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वाला दाम बढ़ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा किसके साथ युग्मित होता है, तो वो होता है इन्फ्लेशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी मतलब मुद्रास्फीति, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में बात करें तो महंगाई बढ़ जाना, ठीक है, महंगाई बढ़ जाना हो गया बोलते हैं इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन मतलब महंगाई सस्ता हो मतलब कम हो गया तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में क्या गलत है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा क्या क्या हिंदी में, हम इंग्लिश में बोल देते हैं। इन्फ्लेशन इंडिकेटेड द राइज इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑन ए पॉइंट टू पॉइंट सेल बेसिस। Inflation rate is in India is calculated on the basis of price index wholesale price. For some commodities, retail prices are also considered for measurement of inflation. Inflation rate going down because not mean prices are declining. तो मैं क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा चीज़ गलत है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। तो इन्फ्लेशन जब भी होता है, ठीक है, तो जो हमारा प्राइस लेवल है वो तो बढ़ना ही है, इन्फ्लेशन है ही क्या, इन्फ्लेशन तो वही है ना कि दाम बढ़ जाता है महंगाई, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन पे डिस्कशन करते हैं। द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स होलसेल प्राइस, मतलब हम लोग इंडिया में WPI के बेसिस पे भी, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़ा कि WPI पे क्या होता है, WP क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर के बेसिस पे होता है, तो ये भी सही है, इस पर भी महंगाई का होता है, तो ये भी सही हो गया। सी देखते हैं, फॉर सम कमोडिटीज रिटेल प्राइसेज आर आल्सो कंसीडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये डाउट है, ठीक है, तो इसको डाउट के सेक्शन में रखेंगे, डाउट करेंगे। इन्फ्लेशन रेट गोइंग डाउन बिकॉज नॉट मीन प्राइसेज आर डिक्लाइनिंग, तो इसका मुद्रास्फीति दर नीचे जाने का मतलब यह नहीं है कि कीमतें घट रही है, इसको अच्छा से पढ़ें, मुद्रास्फीति दर नीचे जाने का मतलब यह नहीं है कि कीमतें घट रही हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, मुद्रास्फीति नीचे जाने का मतलब क्या है, ये थोड़ी है कि कीमत घट रहा है, ठीक है, कीमत बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर, मतलब कुछ वस्तुओं के लिए खुदरा कीमतों को मुद्रास्फीति के मापने के लिए भी माना जाता है। ये तो अगर इन्फ्लेशन के बारे में कोई जानता है तो ये इजीली मार्क कर देगा कि इन्फ्लेशन किस बेसिस पे मेजर किया जाता है, ठीक है, तो आंसर में क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर, और बाकी ये तीनों सही है और ये गलत है, मतलब कि इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन कौन है, हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर बढ़ती है यदि इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज इफ बैंक रेट इज डिक्रीज्ड, रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज्ड, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशन इज इंक्रीज या रेपो रेट इज इंक्रीज, मतलब बैंक दरों में कमी आ जाती है, रिवर्स रेपो रेट जो है दर में कमी आ जाती है, संविधानिक तरलता सरासन की वृद्धि हो जाती है, रेपो दर में वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो अगर हम उस आंसर जानने से पहले हम लोग बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशन क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है, उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक रेट जो है यानी कि बैंक दर है, ये क्या होता है, सपोज करिए कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि RBI है, ठीक है, ठीक है,
तो आरबीआई जो हमारा जो लोकल बैंक है, डोमेस्टिक बैंक मतलब एसबीआई हो गया या पीएनबी जैसे बैंकों को क्या देता है, वो पैसा लोन में देता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म। तो जो आरबीआई पैसा मतलब कि सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, ठीक है, अगर अपने डोमेस्टिक बैंक को लोन में पैसा देता है, लोन में किस इंटरेस्ट रेट पर, कितने दर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर यानी कि बैंक रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कोई भी सेंट्रल बैंक, ठीक है, अपने देश के कमर्शियल बैंक को मतलब कि एसबीआई या ये हो गया पीएनबी, अपने पास जो है सरप्लस मनी, सपोज कीजिए कि ये कमर्शियल बैंक एसबीआई के पास अभी पैसा बहुत ज़्यादा है, सरप्लस में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एसबीआई अपने मतलब कि आरबीआई के पास पैसा जमा कर देगा, ठीक है। तो जिस रेट पे, ठीक है, आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक एसबीआई को अपना पैसा जमा करने के बाद जो रेट पे इंटरेस्ट देता है, मतलब क्या होगा कि एसबीआई के पास सरप्लस मनी है, सेंट्रल बैंक के पास जमा किया, तो किस समय के लिए जमा करेगा ना, तो सी जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे जो है लोकल डोमेस्टिक बैंक को इंटरेस्ट देता है, तो जिस रेट पे जो इंटरेस्ट देता है वही क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, मतलब रिवर्स रेपो दर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशन क्या होता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक को कम से कम एक मिनिमम लेवल का, ठीक है, एक मिनिमम लेवल एक डिपॉजिट खुद के पास रखना पड़ता है, किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या सिक्योरिटी के फॉर्म में, मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, प्रतिभूति, प्रतिभूति, ठीक है। तो कोई भी कमर्शियल बैंक एक मिनिमम लेवल कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है, अपने हाथ में, सब सेंट्रल बैंक को नहीं दे देगा इंटरेस्ट लेने के लिए, कुछ अपने पास भी रखता है, तो वो मिनिमम लेवल का जो डिपॉजिट होता है जो कि कैश, गोल्ड और प्रतिभूति में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशन या एसएलआर, ठीक है, संविधिक तरलता राशन। अब रेपो रेट क्या हो जाता है, अब रेपो रेट मतलब कि वो दर जिस पर आरबीआई जो बैंक को कर्जा देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बैंक रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा, एसएलआर देखा और रेपो रेट देखा। तो हमारे चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर बढ़ती है यदि, ठीक है, तो जब भी बैंक रेट जो है घटता है मतलब डिक्रीज होता है, तो उस केस में हमारा जो है उपभोक्ता मूल्य सूचांक, ठीक है, पर आधारित इन मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, मतलब बैंक दर में जब भी कमी आती है तो इन्फ्लेशन जो कि सीपीआई पे बेस्ड है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब क्यों करता है ये, इसलिए करता है कि इसमें रुपया का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को सबसे अच्छा वर्णित किया गया है, इन्फ्लेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज हाई प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, या नॉन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। हम लोगों ने पढ़ा इन्फ्लेशन क्या होता है, पैसा ज़्यादा आ गया मार्केट में, ठीक है, तो जब पैसा ज़्यादा आ गया तो लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आता है तो उनका जो परचेजिंग पावर है मतलब क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, दाम भी बढ़ जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है, ठीक है, हाई प्राइस हो जाता है, और प्राइस इंडेक्स तो बढ़ता ही है, हम लोगों ने देखा सीपीआई, ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर है हमारा, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ये तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है, हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। हमारा ऑप्शन है क्रेडिटर्स लेनदार, डेप्टर्स देनदार, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स, या गवर्नमेंट पेंशनर्स। इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ेगी, पैसा मार्केट में बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी, पैसे का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। जब घट जाता है तो किसके लिए फायदेमंद होगा, जो पहले से लेनदार मतलब कि क्रेडिट मतलब कि डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब कि जो पहले से उधार में है उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अब तो वैल्यू घट गया ना, तो उनको सपोज करिए कि पहले वैल्यू था 1 रुपया का 60 रुपया, अब इन्फ्लेशन आया तो 1 रुपया का वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपया, तो डिक्रीज हो गया ना, 10 रुपया डिक्रीज हुआ, तो उसमें जो पहले से जो लेनदार होता है उसको फायदा हो जाता है, पैसा कम देना पड़ता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देनदार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्रियों द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए गढ़ी गई अभिव्यक्ति जो इतनी धीमी गति से बढ़ रही है, जो कि जोड़े जा रहे हैं रोजगारों से अधिक नौकरियां खो रही है। An expression coined by economists to describe an economy that is growing at such a slow pace that more jobs are being lost than added. ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, ग्रोथ रिसेशन या रैचेट इन्फ्लेशन। क्वेश्चन है हमारा कि इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, उनका नाम हम लोग अभी जानेंगे, को एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बताया जहाँ की इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी बढ़ तो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब इकोनॉमी बढ़ रहा है तो मोर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी पैदा होना चाहिए, लेकिन मोर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जॉब्स घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं ग्रोथ रिसेशन, ठीक है, मतलब विकास मंदी, ठीक है। तो विकास मंदी ग्रोथ रिसेशन किनके द्वारा बोला गया, वो बोला गया हमारे सोलोमन फैब्रिकेंट। सोलोमन फैब्रिकेंट नाम के एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक ग्रोथ रिसेशन का नाम करके एक टर्म निकाला जहाँ भी इकोनॉमी बढ़ रहा है, जॉब्स क्रिएट होना चाहिए लेकिन क्रिएट ना करके और जॉब खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हमारा आंसर कर जाएगा सी, विकास मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचांक रेसिडेक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है। इंडेक्स रेसिडेक्स इज एसोसिएटेड विथ शेयर प्राइसेस, म्यूचुअल फंड प्राइसेस, प्राइस इंडेक्स या लैंड प्राइसेस। तो रेसिडेक्स इंडेक्स जो है किसके साथ है, वो जुड़ा हुआ है हमारे लैंड प्राइसेस, मतलब भूमि की कीमतों, ठीक है। तो आंसर लैंड प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का हिस्सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन है प्रोडक्शन पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। मतलब उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति या ब्याज दर नीति। फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, मतलब टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड कौन है, टैक्स पॉलिसी। बी इज द राइट आंसर, सीधे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। फिजिकल पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ, ठीक। ऑप्शन है बैंकों को अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा रखनी चाहिए, कराधान और व्यय के बारे में नीति, स्टॉक को विनियमित करने के लिए नीति, या आईएमएफ से निपटने की नीति, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ करेंसी दैट बैंक शुड पुट इन द इकोनॉमी, द पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, यही नया है हमारा फिजिकल पॉलिसी। पॉलिसी कराधान और व्यय के बारे में नीति बनाना ही क्या है, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड या इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो है फिजिकल पॉलिसी में, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, लेकिन जो रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड है इसका कोई भी जिक्र नहीं होता है हमारे फिजिकल पॉलिसी में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अंतर्राज्य व्यापार का विनियम, विनियम, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी कोई भी टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स मिल रहा है, ठीक है, तो वो टैक्स जो है फिर उसके बाद स्टेबल रहे, फुल इम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्रिएट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, सेंटर के पास कितना पैसा रहेगा, तो वो सब क्या होता है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो सब किस में आता है, फिजिकल पॉलिसी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कर से प्रत्यक्ष कर सरकार को अधिकतम शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्सेस गिव्स मैक्सिमम नेट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस है सरकार के पास क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक डायरेक्ट टैक्सेस है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि जो ये जो चारों जो है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स है, उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास किससे आता है, निगम कर से आता है या आयकर से आता है या संपत्ति से आता है या उपहार कर से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट टैक्स आता है वो हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब निगम कर से सरकार के पास आता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, जो कंपनी है हमारी बिरला, अंबानी, वो जो कंपनी है अडानी, तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस पर जो पैसा आता है वो डायरेक्ट टैक्स है, और सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स से ही सरकार को टैक्स के रूप में पैसा आता है। नेक्स्ट हमारा, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिजिकल पॉलिसी। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है। ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी है किसके द्वारा फॉर्मेट किया जाता है, वो है फाइनेंस कमीशन,
वित्तीय आयोग मतलब आर्टिकल हमारा किस में है, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, राजकोषीय नीति तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन टैक्स इज ऑन, निगम कर किस पे लगता है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, सेल्स ऑफ गुड, इनकम ऑफ ए कंपनी या स्टॉक्स ऑफ गुड्स। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी का उत्पादन पे नहीं, जबकि इनकम ऑफ कंपनी जो जितना एक कंपनी का जो आय है उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है और सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर मार्केट, शेयर बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अप्रासंगिक है। ऑप्शन है सेंसेक्स, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी या सैप, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट सेंसेक्स भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है और निफ्टी भी, लेकिन सैप जो है, सैप सैप क्या होता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, मतलब एक बार हिंदी में बात करें संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, लिख देते हैं संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, ठीक है। तो सैप जो है ये क्या होता है, ये एक तरह का विकासशील देशों के लिए आर्थिक नीतियां हैं जिन्हें विश्व बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा मिलकर बढ़ावा इसका दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है सैप, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम मतलब संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जुड़ा है। तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होता है इररिलेवेंट, अप्रासंगिक है, तो सैप इज द राइट आंसर। सेंसेक्स बीएसई निफ्टी ये तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ही है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ऑप्शन है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी या सेल्स टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स कि हम लोग को कैसे हम पहले के लेक्चर में पढ़े, हम लोग अभी पहले क्या पढ़े कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डायरेक्ट टैक्स आता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारा इसमें टाइप्स होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये चारों में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, स्टेट ड्यूटी भी डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जो सेल्स टैक्स है वो क्या है, एक है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये किस पे लगता है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो सामान होता है और जो सर्विसेज बेचते हैं उस पर ये टैक्स लगता है। और ये भरता कौन है, ये भरता है हमारा जो बिजनेस इंटिटी है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो सेलर है, ठीक है, सेलर वेंडर, वो लोग सरकार को, गवर्नमेंट को ये सेल्स टैक्स भरती है, ठीक है। तो आंसर कर जाएगा हमारा सेल्स टैक्स मतलब बिक्री कर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट इज सिचुएटेड है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, दिल्ली, लंदन, पेरिस या मुंबई में। तो दलाल स्ट्रीट हमारे आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कहाँ पर रहता है, ये मुंबई में, ठीक है। मुंबई में कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो और दलाल स्ट्रीट में और भी अन्य प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान भी स्थित हैं, तो इसलिए दलाल स्ट्रीट कहाँ है हमारा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेक्युलेटर इन स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन क्या है, बैल मतलब बुल, ब्रोकर, बियर या स्टैक। तो स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग बात करते हैं बुल, ब्रोकर और बियर की बात होती है, ठीक है। बुल मतलब हाईली रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर के ये स्टॉक एक्सचेंज में अपना सट्टेबाजी करता है। ब्रोकर होता है जो एक थर्ड पार्टी है जो दोनों पार्टी को मिलाता है, ठीक है, ब्रोकर। और बियर है ये थोड़ा लो रिस्क लेकर के स्टॉक में सट्टेबाजी करता है। और स्टैक किसी भी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में एक स्पेक्युलेटर का काम नहीं करता, ठीक है। तो आंसर कर जाएगा हमारा स्टैक, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज संचालन के विनियमन से संबंधित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है, सेल, सेबी, सेडबी या गेल। तो सेल हमारा नॉर्दर्न कंपनी हो गया, पीएसयू वाला हो गया, सेडबी, गेल, ये सब जो है हमारा पीएसयू, ठीक। लेकिन जो सेबी है, सेबी कौन क्या रेगुलेट करता है, वो हमारा संचालन करता है, स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है, सेबी। सेबी का क्या फुल फॉर्म है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो ये कब हुआ था इस्टेब्लिश? 1992 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी क्या है? स्टेटूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, सलाहकार निकाय है, संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय? ठीक है, तो स्टेटूटरी बॉडी है हमारा सेबी। हम लोगों ने पढ़ा कि 1992 में या किस एक्ट के तहत? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत यह बॉडी बनाया गया। और ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करती है? विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? और ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, सेबी या नाबार्ड। तो नाबार्ड हम लोग जानते हैं कृषि बैंक है, कृषि से जुड़े जो भी काम हो तो वो नाबार्ड देखता है। और सेबी जो है हमारा वो क्या देखता है? स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करता है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेबी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक एक्सचेंज। सी इज द राइट आंसर। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़े हैं जो कि आपको बीपीएससी जैसे एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जो कि मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही और भी कॉन्टेंट लाने के लिए। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम के फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था, आगे भी और पार्ट आएगा। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।